इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है, अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू ने यह बयान दिया, दोनों देशों के बीच पूरा कोऑर्डिनेशन है, ईरान पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका है। इजरायल ने ईरान की 70% स्टील उत्पादन क्षमता खत्म की, यह बयान भी बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया। इससे ईरान की सैन्य ताकत पर असर पड़ेगा। ये तमाम एक के बाद एक बयान उन्होंने दिए। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। इजरायल बॉर्डर पर सुरक्षा जोन बढ़ा रहा है। ये तमाम बातें, ये तमाम बयान बेंजामिन नेतन्याहू ने दिए। एक एक करके एक एक बयान आपके सामने। यूएस पायलट को जिंदा पकड़ने पर इनाम का ऐलान। ईरानी सरकार ने इनाम देने की घोषणा की। यूएस पायलट को ईरानी सेना को सौंपने पर इनाम। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर भी ऐलान किया गया। अमेरिकी पायलट को पकड़ने या मारने पर सम्मान की बात कही गई। तो ईरानी सरकार ने इनाम देने की घोषणा की है। इस वक्त की अहम खबर आपको लगातार बता रहे हैं। यूएस पायलट को ईरानी सेना को सौंपने पर इनाम। तो बड़ी घोषणा यहां पर की गई। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर ऐलान किया गया है। अमेरिकी पायलट को पकड़ने या मारने पर सम्मान की बात कही गई है। यूएस पायलट को जिंदा पकड़ने पर इनाम का ऐलान किया गया है और इसके अलावा ईरानी सरकार ने इनाम देने की घोषणा भी की है। और आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर के पास से 2 आईईडी बरामद हुए। मुरसुल नापा जंगल से 2 प्रेशर कुकर आईईडी मिले। बीडीएस टीम ने दोनों आईईडी को सुरक्षित डिफ्यूज किया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। तो छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर के पास से 2 आईईडी बरामद हुए। मुरसुल नापा जंगल से 2 प्रेशर कुकर आईईडी मिले हैं। बीडीएस टीम ने दोनों आईईडी को सुरक्षित डिफ्यूज किया है। लगातार ये खबर आपको बता रहे हैं। रायसेन में 11 से 13 अप्रैल तक होगा उन्नत कृषि महोत्सव। राष्ट्रीय लेवल का उन्नत कृषि महोत्सव आयोजित होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर आयोजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। 13 अप्रैल को समापन में आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। मध्य प्रदेश के सीएम यानी कि डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर शिरकत करेंगे, इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 13 अप्रैल को समापन में आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। रायसेन में 11 से 13 अप्रैल तक उन्नत कृषि महोत्सव होगा, यानी कि पूरे 3 दिनों तक होगा और समापन में कई हस्तियां पहुंचेंगी। राष्ट्रीय लेवल का ये उन्नत कृषि महोत्सव होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री की पहल पर यह आयोजन हो रहा है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान की पहल पर यह आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में राज्य के 16 नदी बेसिनों के समग्र विकास को लेकर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए नदी बेसिनों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर पूरा प्लान तैयार किया जाए। साथ ही उन्होंने जल संरक्षण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और विभागों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश में जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अहम बैठक की ये तस्वीरें हैं। कई अधिकारी इसमें मौजूद है। 16 नदी बेसिनों के विकास की योजना, जल संरक्षण कार्यों पर जोर यहां पर दिया गया।
तकनीकी प्लानिंग और मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए गए। लगातार ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अहम बैठक, 16 नदी बेसिनों के विकास की योजना पर बातचीत हुई। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संगठनात्मक कार्यक्रमों और समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश प्रभारी के साथ सीकर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जबकि 7 अप्रैल को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इंतजार शास्त्र को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि इन दिनों उनके बोल बिगड़ते जा रहे हैं और वे खाली समय में इस तरह की बातें करते हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी राठौड़ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ये विधेयक सर्वसम्मति से लाया जा रहा है और विपक्ष का इस पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का अधिकार है और आयोग जब चाहे चुनाव करा सकता है। आजकल गहलोत साहब की शब्दावली गंभीरतापूर्वक नहीं है। तब मैंने ये बात कही थी कि असर हो गया उम्र का। ये सब पर लागू नहीं होता है, ये सब पर लागू नहीं होता। जो एक्टिव है, जिनका दिमाग अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिनका शरीर व्यवस्थित रूप से काम कर रहा है, विवेकशील है, तो वो 100 साल के बाद भी काम कर सकता है। इसलिए गहलोत साहब को मैंने इसलिए जरूर कहा था कि आजकल उनके थोड़े वो बोल बिगड़ते जा रहे हैं। तब मैंने कहा कि बात क्या है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, ये ठीक नहीं है। जैसे उन्होंने एक बात कही थी कि बेटों को, तो बेटों वाली बात जब पहले खुद ही देख लेते हैं कि अपना उनका खुद का बेटा जब राजनीति में भाग्य आजमा दिया 2-2, 3-3 बार, और कभी क्रिकेट में और कभी किसी में और कभी किसी में, तो बेटा तो उनका भी तो है ना। तब वो दूसरों पर ये बात कही, तब मैंने कहा कि थोड़ा असर हो गया उनका। वैसे महिला आरक्षण को लेकर आपकी सरकार के आ रहे हैं, उस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। सबको बुला एक बात मैं आपसे एक बात बताऊं, विपक्ष ये सर्वसम्मति से लोकसभा में पारित हुआ, अब उस पर कोई सवाल उठा रहा है, तो ये तो मैं सोचता हूं कि नादानी की बात है। जब लोकसभा में सर्वसम्मति से, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ, तो अब उस पर बचकाना बातें करने से क्या मतलब है? अब विरोध करने का मतलब क्या है? क्या महिला विरोधी हैं वो? या तो स्पष्ट करे कि हम महिलाओं को आगे नहीं लाना चाहते, क्लियर करे तो सही। क्लियर करते नहीं, बैकडोर से, क्योंकि अब हमारी जमीन खिसक जाएगी ये सोच करके, और इस भय से वो महिला का बैकडोर से विरोध करना चाहें तो महिलाएं कभी भी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी 2 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे, जहां पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जगहों पर स्वागत किया। दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। वे भारतीय विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम और मनरेगा कानून से जुड़े विशेष आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान वे वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के आवास पहुंचे, जहां विधायक अर्जुन सिंह बामनिया सहित कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आने वाले पंचायती राज चुनावों को लेकर के रणनीति पर चर्चा की। दौरे को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा होती है। विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया है। बांसवाड़ा से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीपी जोशी 2 दिवसीय बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे हैं। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका जम करके फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया। संगठन मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। सीपी जोशी पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मेवाड़ में जाने माने नेता के रूप में जाने जाते हैं। टोक से खबर, अवैध मादक पदार्थ पर डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। नगरफोर्ट थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई। करीब 3 लाख कीमत का 5 किलोग्राम गांजा जब्त किया। करीब 2 लाख कीमत की 22 किलोग्राम भांग भी बरामद की। आरोपी मनीष पराशर निवासी नगरफोर्ट को गिरफ्तार किया। आरोपी से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया। इलाके में छोटे छोटे पैकेट बनाकर करता था सप्लाई। पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के निर्देशन में कार्रवाई की। आरोपी मनीष पराशर को गिरफ्तार किया। आरोपी से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। टोक से खबर, इलाके में छोटे छोटे पैकेट बना करके सप्लाई करता था।
और पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। टोंक से लगातार महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। अवैध मादक पदार्थ पर डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और नगरफोर्ट थाना क्षेत्र में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। करीब 3 लाख कीमत का 5 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। करीब 2 लाख कीमत के 22 किलोग्राम भांग भी बरामद की है। आरोपी मनीष बराशार निवासी नगरफोर्ट को गिरफ्तार किया। आरोपी से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। इलाके में छोटे छोटे पैकेट बना करके सप्लाई करता था और पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। टोंक से खबर। तो ये कार्रवाई की तस्वीरें आप देख लीजिए। अवैध मादक पदार्थों की ये तस्वीरें और पुलिस ने अब जब्त किया है। गांजा बरामद किया है। 2 लाख कीमत की 22 किलोग्राम भांग भी बरामद की है। तो लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कार्रवाई की जा रही है अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ लगातार। और देख लीजिए गांजा भी बरामद किया है और ऐसे में करीब 3 लाख कीमत का 5 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। और अब सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर की बात करेंगे। जयपुर प्रताप नगर थाना पुलिस की टीम ने लूट के आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की तो पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक आरोपी हंसराज उर्फ टेम्पू राइगर के पैर में गोली लगी, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया। दूसरा आरोपी रोहित धोबी को पुलिस ने डिटेन किया है। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र स्थित कच्चा कुंडा कॉलोनी में एक किराए के कमरे में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। मृतक की पहचान नीमदा गेट निवासी सचिन शर्मा के रूप में हुई है, जो यहां पर किराए पर रह रहा था। जानकारी के मुताबिक जब युवक ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो मकान मालिक को शक हुआ और दरवाजा धक्का देकर खोला गया। अंदर सचिन शर्मा अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की तहकीकात कर रही है और मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। और अब बात सिकराय की कर लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सिकराय उपखंड क्षेत्र में अचानक मौसम ने करवट ली और कई गांवों में तेज अंधड़ के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश के साथ चने के आकार के ओले भी गिरे, जिससे खेतों और रास्तों पर सफेद चादर जैसी तस्वीर बन गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। तेज हवाओं के कारण पेड़ पौधे झुक गए और आम लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें हुई। हालांकि कई किसानों ने अपनी फसल पहले ही सुरक्षित जगहों पर रख ली थी। तो ये चने के आकार के ओले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दौसा के सिकराई की है, जहां पर बेमौसम बरसात से मौसम तो सुहावना हुआ, लेकिन लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई और यहाँ पर चने के आकार के ओले यहाँ पर गिरते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। खेतों और रास्तों पर पूरी तरह से एक तरह से सफेद चादर यहाँ पर बिछ जाती है। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार देखने को मिल रहा है राजस्थान के अलग अलग जिलों में। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ओलों की है। बेमौसम बरसात से चने के आकार के ओले बहुत ज्यादा तादाद में गिरे हैं। पूरी सड़क जो है ओलों से ही बिछ गई है। तस्वीरें आप देख लीजिए। भरतपुर के बयाना में शुक्रवार को मौसम ने अचानक से करवट ली। तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश कुछ ही देर में ओलावृष्टि में बदली, जिससे जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ पौधे झुक गए और रास्तों पर भी अव्यवस्था के हालात रहे। वहीं ओलावृष्टि के चलते किसानों की खड़ी और कटी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन किसानों के बीच फसलों को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोग प्रशासन से नुकसान का आकलन कर राहत देने की मांग कर रहे हैं। जालौर के साफाड़ा गांव के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर घरेलू विवाद से परेशान एक महिला ने अपनी 2 साल की मासूम बेटी को गोद में लेकर चलती निजी बस से छलांग लगा दी। हादसे में मां
और बच्ची दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। घायल बच्ची को जालौर के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत में जोधपुर रेफर किया है। महिला ने अपने पति पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। हालांकि पति ने इन आरोपों को नकारते हुए इसे दुर्घटना बताया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है और लिखित रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, दो को दीदो है। कितना टाइम हुआ ले रही हो? कितना टाइम थी ले रही हो? हाँ। सतनाम सिंह ने फिलौदी जिले के भूजासर थाने का शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। पुलिस कर्मियों ने उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर से किया। इस दौरान एसपी ने थाने की साफ सफाई, हथियार कक्ष, हवालात और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को कानून व्यवस्था मजबूत करने, आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करने और बेहतर कार्यप्रणाली बनाए रखने के निर्देश दिए। लक्ष्मणगढ़ की बात कर लेंगे। शुक्रवार की देर शाम लक्ष्मणगढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। दोपहर से घने बादल छाए रहे और देर शाम अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवा और बिजली के साथ बरसात लगभग आधे घंटे तक जारी रही। इस दौरान किसानों की चिंता बढ़ी क्योंकि खेतों में पड़ी गेहूं की फसल और कटाई के लिए रखी तूड़ा भीग गई। तो वहीं कस्बे में कई जगह सड़कें जलमग्न हुई। फलौदी के आऊ की बात करेंगे। पहली बार जोधपुर से आऊ तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा शुरू हुई। लंबे समय से ग्रामीणों की ये मांग थी, जो अब पूरी हुई। बस के आऊ कस्बे में पहुंचते ही चालक और परिचालक का ग्रामीणों ने माला और साफा पहना करके भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों ने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र से पारिवारिक विवाद की खबर सामने आई। कुटी घुटने से टोकने पर एक भाई ने अपने ही भाई और भाभी पर लोहे की सरिया से बेरहमी से हमला किया। मारपीट में अर्जुन सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। पाली के सुमेरपुर के सांडेराव स्थित निम्बेश्वर टोल प्लाजा पर टोल पास की दरों में हुई भारी बढ़ोतरी को लेकर स्थानीय टैक्सी चालकों और वाहन स्वामियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। समस्त निम्बोरानाथ टैक्सी यूनियन सांडेराव के सदस्यों ने सांडेराव थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर टोल दरों को कम करने की मांग की। यूनियन का कहना है कि पहले टैक्सी पास 300 रुपये में मिलता था और निजी वाहन से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन अब टैक्सी पास 1500 रुपये किया है और निजी वाहनों पर भी 300 रुपये शुल्क लागू किया है। यूनियन ने प्रशासन को करीब 6 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देते हुए मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के देवरा गांव में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में हाई टेंशन टावर के नीचे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय गुलशन भवेदी के रूप में हुई। ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हुई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया और पुलिस हर पहलू से मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी की ये तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए, दर्दनाक ये तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डिंडोरी में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तस्वीरें हमने आपको ब्लर करके दिखाई। हाई टेंशन टावर के नीचे शव मिला था युवक का। पुलिस का जाब्ता यहां पर तैनात रहा। लोगों की भीड़ जमा हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। डिंडोरी में युवक का शव मिलने से यहां पर सनसनी और लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ यहां पर जुट जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई तादाद में महिला पुरुष दोनों यहां पर आते हैं। जयपुर में आज 40वीं हनुमंत शोभा यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। शोभा यात्रा का आगाज रामलीला मैदान से हुआ, जो शहर के अलग अलग मार्गों से होती हुई सांगानेरी गेट स्थित हनुमान मंदिर तक पहुंच रही है। यात्रा में 35 सजे धजे रथ और आकर्षक झांकियां
श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण बनी रही। तो वहीं बड़ी चौपड़ पर स्थापित 12 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा ने लोगों का विशेष ध्यान खींचा। पूरे शहर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों की तरफ से शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव के तहत शोभा यात्रा अलग अलग जगहों पर निकाली गई। जयपुर की ये तस्वीरें हैं। 40वीं शोभा यात्रा है। रामलीला मैदान से भव्य आगाज हुआ। 35 सजे धजे रथ यहाँ पर दिखाई दिए जो कि आकर्षण का केंद्र रहे। बजरंगबली की ये तस्वीरें और ऐसे में ये 40वीं हनुमंत शोभा यात्रा है। अलग अलग रूप बजरंगबली के आप देख लीजिए जो कि भक्ति, शक्ति और साहस का प्रतीक है। और ये मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से, साफ नियत से बजरंगबली से जो कुछ भी मांगते हैं, बजरंगबली उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर की ये तस्वीरें हैं। बड़ी चौपड़ पर 12 फीट हनुमान प्रतिमा केंद्र बिंदु रही। 40वीं हनुमंत शोभा यात्रा के अलग अलग रंग आप देख लीजिए। रामलीला मैदान से भव्य आगाज होता है। अलग अलग रंग रूप में बजरंगबली की यहाँ पर अलग अलग प्रतिमा दिखाई देती है। शोभा यात्रा की बहुत ही सुखद तस्वीरें आप देख लीजिए। रामलीला मैदान से भव्य आगाज होता है। महाराज के आसपास के जयपुर में जितने प्राचीन मंदिर हैं उनकी सबकी झांकियां हैं। उनका सांगानेरी गेट से लेकर और चांदपोल तक सभी स्थानों पर उनकी भव्य आरती होगी और जयपुर नगर के सभी हनुमान भक्त उनकी जगह जगह पुष्प से स्वागत करेंगे और सभी जाति समाज के सभी पंथ को मानने वाले यहाँ धर्मगुरु भी उपस्थित हैं और उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। यानी 36 कौम आज इस शोभा यात्रा। झुंझुनू के सिंघाना थाना क्षेत्र के इशकपुरा गांव में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग की जिससे उसकी मौत हुई। मृतक की पहचान डुमोली कला निवासी मुकेश कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मुकेश अपने दोस्त से मिलने इशकपुरा आया था और घर से आधार कार्ड लेने जा रहा था। तभी रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोका। कहासुनी के बाद आरोपियों ने उसके सीने में गोली दाग दी। घायल मुकेश को तुरंत सिंघाना के अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज CHC सिंघाना के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक केस ऐसा है जिसमें ये बोला गया है कि इसके सीने में गोली लगी है। जब यहाँ पे ये व्यक्ति आया तो इसमें कोई भी वाइटल पैरामीटर मीन्स की पल्स, BP, SpO2 नहीं था। प्यूपिल डायलेटेड फिक्स्ड थे। तो ये एक ब्रॉड डेड केस है जो गोली लगने से मृत्यु होना बताया जा रहा है। नाम योगेश कुमार है। मैं सकपरा का रहने वाला हूँ। मेरा दोस्त टिंकू मुकेश डुमोली से स्कूटी लेने के लिए मेरे घर आ रहा था। नई स्कूटी लेने जा रहे थे सिंघाना। तो उसने फ़ोन किया मुआ जाकर। मैं गांव की शिवजी मंदिर पर रुक गया। तू डॉक्यूमेंट्स लेके आ जा, अभी चलेंगे सिंघाना। तभी मेरे पास घर से तुरंत ही फ़ोन आया कि टिंकू को गोली मार दी मिंटू ने। और जब मेरा घर का रास्ता मिंटू के घर के सामने से जाता है तो उसने रास्ते में रोक के टिंकू को गोली मार दी। और मेरा फ़ोन आ रहा था घर, तभी मेरे सामने से मिंटू निकला और मेरे ऊपर फायर कर दिया। बोलो तेरे को भी सल्टा दूँ, ये बोल के मेरे को और निकल गया वहाँ से। और मैं जब टिंकू के पास पहुँचा तो मैंने उसको दूसरी गाड़ी में उठा के और सिंघाना लेके आया। और यहाँ आने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि ये तो मृत हो चुका है। कौन था आरोपी? हाँ, आरोपी था मेरे गाँव का विजय उर्फ मिंटू। और उसके साथ स्प्लेंडर बाइक थी, उसके बाइक पे